स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत का इतिहास। अध्याय 22 द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया। वर्ष 1919 की वायसराय संधि, जिसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था, बड़ी यूरोपीय शक्तियों के बीच विद्यमान तनावों को दूर नहीं कर सकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध यूरोपीय शक्तियों के बीच विद्यमान प्रतिद्वंद्विता तथा दो युद्धों के बीच के वर्षों के दौरान यूरोप में चलने वाले घटनाचक्र का परिणाम था। सितंबर 1938 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ब्रिटेन का एक उपनिवेश होने के नाते भारत को अपनी जनता की इच्छाओं के विरुद्ध इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। इसके कारण भारतीय जनता को असंख्य कष्ट झेलने पड़े और साथ ही इसने भारत में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को भी प्रभावित किया। इस युद्ध के दौरान विभिन्न उपनिवेशों में मुक्ति आंदोलनों में तीव्रता आई थी और साम्राज्यवादी नियंत्रण कमजोर पड़ गया था। हरिपुरा एवं त्रिपुरी अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन वर्ष 1938 तक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के कद्दावर प्रवक्ताओं के तौर पर उभर चुके थे। इसी समय कांग्रेस विचारधारा को लेकर दो गुटों में विभाजित हो चुकी थी। एक पारंपरिक गुट था और दूसरा आमूलचूल परिवर्तनवादी गुट था। गांधी जी सक्रिय राजनीति से बाहर हो चुके थे और वे हरिजनों के उन्नयन के कार्य में लग गए। हिंसा और अहिंसा के बीच समाजवादी विचारधारा के नवीन विकास के बीच कांग्रेस मंत्रिमंडलों के विरुद्ध दबे हुए रोष के बीच जो स्वतंत्रता के प्रति प्रगति को लेकर धीमे पड़ गए थे और विचारधाराओं के संघर्ष के बीच कांग्रेस 1919 से 21 फरवरी 1938 में विट्ठलनगर हरिपुरा में मिली। सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटेन को भारत को स्वतंत्र करने हेतु 6 माह का समय दिया जाना चाहिए, जिसके विफल होने पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया जाएगा। गांधी जी इस बात से असहमत थे। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह की तकनीकों को नहीं माना। इसके परिणामस्वरूप गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके को लेकर एक खाई पैदा हो गई। यह खाई और चौड़ी तब हो गई जब सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य औद्योगिकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास के लिए व्यापक योजना का निर्माण करना था। यह गांधी जी की चरखा नीति के विरुद्ध था। कांग्रेस संकट एवं त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 का त्रिपुरी कांग्रेस सत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के संकट की घड़ी थी। कांग्रेस के अनुदारवादी नेतृत्व के संयुक्त प्रतिरोध एवं असहयोग ने कांग्रेस के अधिवेशन 1939 में हाल ही में चुने गए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को हटाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हालांकि सुभाष चंद्र बोस के विभिन्न कार्यों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस का राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया। ज्ञातव्य हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी द्वारा सुभाष को राष्ट्राध्यक्ष बनाए जाने का विरोध किया था, लेकिन गांधी जी ने पटेल की आपत्ति को खारिज कर दिया। दरअसल हरिपुरा के अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के प्रथम अध्यक्षीय भाषण को सुनकर ही गांधी जी उनकी भिन्न कार्यशैली को भांप गए थे। इसके बाद गांधी व सुभाष चंद्र बोस के संबंध कभी मधुर नहीं हो सके। वस्तुतः सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति कठोर पद्धति एवं शैली तथा स्टालिनवादी साम्यवाद और बेनिटो मुसोलिनी के फासिज्म जैसे अलोकतांत्रिक विचारधाराओं की प्रशंसा हेतु झुकाव ने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमदलीय नेताओं से दूर कर दिया। कांग्रेस के दो गुटों के बीच की दूरी ने अंततः उन्हें अलग हो जाने के लिए बाध्य किया। हरिपुरा कांग्रेस के बाद बोस ने जिस वर्किंग कमेटी की नियुक्ति की थी उसमें जवाहरलाल नेहरू के अतिरिक्त 1936 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए नामांकनों के विपरीत एक भी वामपंथी नहीं था और उन्होंने श्रमिक एवं किसान संघर्षशीलता के प्रति कांग्रेसी मंत्रिमंडलों एवं हाई कमान के अधिक वैमनस्यपूर्ण रवैये को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। वर्ष 1938 के उत्तरार्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंध निरंतर बिगड़ते गए और यूरोप के आसमान
के युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1939 में जब पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा था, तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते थे जो गर्म दल से हो और अंग्रेजों के विरुद्ध दौर में उन पर हावी होकर देश को आज़ाद करवा सके। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन अपने सबसे कमजोर दौर में होगा और केवल एक गर्म दल लेफ्ट विंग का उग्र नेता ही उनके घुटने टिकवा सकता है। यही सोचकर सुभाष या तो स्वयं पुनः राष्ट्राध्यक्ष बनवाना चाहते थे या अपनी विचारधारा वाले किसी अन्य को राष्ट्राध्यक्ष बनवाना चाहते थे। इसके विपरीत गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। दरअसल वर्ष 1938 तक कांग्रेस में बिना चुनाव के गांधी जी की सलाह पर एक मत से राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता आया था। गांधी जी के कांग्रेस के पदार्पण के पश्चात प्रथम बार किसी ने गांधी जी की सत्ता को चुनौती दी थी। इसलिए कांग्रेस में कई वर्षों के पश्चात राष्ट्राध्यक्ष पद के लिए चुनावों की घोषणा हुई थी। 1939 का चुनाव जहां एक तरफ नरम दल दक्षिणपंथी राइट विंग और गरम दल के मध्य सीधा युद्ध था, वही यह गांधी बनाम सुभाष नामक नवीन दिशा का श्री गणेश भी था। पूरा वामपंथ चुनाव में सीतारामैया के विरुद्ध सुभाष के साथ था। मौलाना आजाद द्वारा अपना नाम वापस ले लेने पर गांधी जी ने सीतारामैया को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया। 29 जनवरी 1939 को सुभाष चंद्र बोस 1377 के मुकाबले 1580 मतों से चुने गए। सुभाष चंद्र बोस के चुने जाते ही कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा अधिक सुदृढ़ हुई, लेकिन अत्यंत श्रेष्ठता रणनीति एवं वामपंथ की एकता के अभाव के कारण गांधी जी और कांग्रेस के दक्षिणपंथ ने स्पष्ट रूप से निर्णायक पराजय को विजय में परिवर्तित कर दिया। गांधी जी ने तत्काल इस मामले को निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। 31 जनवरी 1939 को गांधी जी ने बयान जारी किया कि श्री सुभाष चंद्र बोस ने अपने प्रतिद्वंदी डॉक्टर सीतारामैया पर एक निर्णायक विजय प्राप्त की है। मुझे स्वीकार करना होगा कि शुरुआत में ही मैं निश्चित तौर पर उनके पुनर्निर्वाचन के कुछ ऐसे कारणों के विरुद्ध था जिनके बारे में अब जिक्र नहीं करना चाहता। मैं उसके घोषणा पत्र के तथ्यों और तर्कों से सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अपने साथियों के लिए उनके संघर्ष अनुचित और महत्वहीन है, क्योंकि मैं मौलाना आज़ाद द्वारा अपना नाम वापस लिए जाने के बाद डॉक्टर सीतारामैया को नाम वापस न लेने के लिए जिम्मेदार हूँ। वह सीतारामैया से अधिक मेरी हार है। 22 फरवरी 1939 को कार्यकारिणी के 15 में से 13 सदस्यों ने यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि सुभाष ने सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना की है। पार्टी के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय संकट की छाया में कांग्रेस त्रिपुरी में मिली। हालांकि सुभाष चंद्र बोस 3 फरवरी 1939 को ही घोषणा कर चुके थे कि यदि वे देश के महानतम व्यक्ति का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते तो उनकी चुनावी जीत निरर्थक है। त्रिपुरी अधिवेशन 8 से 12 मार्च के समय बोस बीमार थे, लेकिन ऐसा होते हुए भी आश्चर्यजनक रूप से लगभग पूर्व दृष्टि के साथ उन्होंने आगाह किया कि 6 महीने के भीतर यूरोप में साम्राज्यवादी युद्ध शुरू हो जाएगा और उन्होंने मांग रखी कि कांग्रेस को ब्रिटेन को 6 माह में देश छोड़ने की अंतिम चेतावनी देनी चाहिए और ऐसा न कर पाने पर एक राष्ट्रव्यापी पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन चलाया जाना चाहिए। उनकी चेतावनी और सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के तरीके एवं अन्य को लेकर गांधी एवं सुभाष के मध्य मतैक्यता एवं मत भिन्नता। महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस 2 प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो अपने राजनीतिक सदाचार और नीतिपरक रुतबे में अत्यधिक विशाल थे। दोनों ही भारत माता के सच्चे सपूत थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका के लौटने के पश्चात जल्द ही गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्विवाद नेता बन गए। उन्होंने निःशस्त्र राजनीतिक रूप से अधीन गूंगे एवं अशिक्षित जनमानस को निडर अहिंसक राजनीतिक रूप से जागरूक पुनरुत्थित नागरिक सेना में परिवर्तित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस जो गांधी जी
से 28 वर्ष छोटे थे, ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी अमिट योगदान देने के लिए भारतीय सिविल सेवा ICS जैसे सुनहरे भविष्य को त्याग दिया। वर्ष 1920 में उनका चयन ICS में हुआ। जलियांवाला बाग के जघन्य नरसंहार के पश्चात अप्रैल 1921 में त्यागपत्र देने के पश्चात वे भारत लौट आए। सुभाष और गांधी जी के बीच संबंध की शुरुआत 16 जुलाई 1921 को बॉम्बे में उनके बीच से हुई थी। सुभाष चंद्र बोस मार्गदर्शन के लिए गांधी जी के पास आए। गांधी जी ने सुभाष के मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए धुन को जान लिया और उन्हें देशबंधु चित्तरंजन दास के पास भेजा। इस प्रकार चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हुए। सुभाष चंद्र बोस के लिए गांधी हमेशा भारत के महानतम व्यक्ति रहेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी को जनता का निर्विवाद एवं अद्वितीय नेता स्वीकार किया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को अविचल भक्ति, चारित्रिक दृढ़ता, सत्य के प्रति प्रेम इत्यादि की प्रशंसा की। वास्तव में बोस ने गांधी जी के एकल समर्पण, उनकी अदम्य इच्छा और उनके अथक प्रयास के आगे सिर झुकाया। गांधी जी के लिए सुभाष भारत माता का ऐसा सपूत था जिसका समर्पण एवं आत्मबल, अखंडता और राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता और समस्त भारतीय जनमानस को एक साथ जोड़े रखने की विलक्षण क्षमता थी। गांधी एवं बोस दोनों ही पूरी तरह ईमानदार व्यक्ति थे। वे अंतर्राष्ट्रीयवादी और मानववादी थे। वे कार्यप्रणाली में धर्मनिरपेक्ष और दृष्टिकोण में नस्लवाद के विरुद्ध थे। किसी भी परिस्थिति में उनकी तल्लीनता उनकी मातृभूमि की मुक्ति को लेकर थी। स्वतंत्रता संघर्ष के दोनों ही नेताओं का समस्त जीवन भारतीय स्वतंत्रता को समर्पित था। वास्तव में दोनों ही जीवन पर्यंत तपस्या अंततः उनके जीवन की आहुति के साथ समाप्त हुई। उपयुक्त मतैक्यता एवं समानता के बावजूद गांधी एवं सुभाष के बीच स्पष्ट मतभेद थे और राजनीतिक जीवन में दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। युवा नेता उग्र राष्ट्रवादी थे और तिलक और अरविंदो की परंपरा में विश्वास रखते थे। दूसरी ओर गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी थे जो अपने गुरु गोखले और टैगोर की परंपरा में विश्वास रखते थे। सुभाष बोस जल्द ही भारत की संपूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्षधर थे, जबकि कांग्रेस कमेटी डोमिनियन स्टेट्स के माध्यम के चरणों में स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहती थी। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि महात्मा गांधी की अहिंसा की पद्धति से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकेगी और वो हिंसक प्रतिरोध की वकालत करते थे। अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में जो 1934 में प्रकाशित हुई, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि यदि महात्मा गांधी, तानाशाह स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर जॉन वुल की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना और समझा जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भूमिका को लेकर कहा और वे चाहते थे कि गांधी जी को सम्मेलन में दृढ़ता से अपनी बात रखनी चाहिए थी। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह 1930 की प्रशंसा की और उन्होंने लिखा कि दांडी मार्च की घटना उतनी ही ऐतिहासिक महत्व की थी जितनी नेपोलियन की पेरिस मार्च की यात्रा थी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं को सफलतापूर्वक शामिल करने के लिए उनकी प्रशंसा की। 1937 में गांधी जी ने महसूस किया कि सुभाष चंद्र बोस की शक्ति और प्रतिभा की अब अधिक उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और उन्होंने सुभाष को 1938 में हरिपुरा में आयोजित कांग्रेस के 51वें अधिवेशन में अध्यक्ष चुना, जबकि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बोस और गांधी के बीच यह गठबंधन देश और कांग्रेस दोनों के लिए सही नहीं रहा। सुभाष ने न केवल गांधी जी के प्रसिद्ध चरखे की निंदा की अपितु आधुनिकीकृत भारत का आह्वान किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों के सशस्त्र संघर्ष करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सुभाष चंद्र बोस ने 20 जून 1940 को महात्मा गांधी से बात की और उन पर दबाव डाला कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में
ब्रिटेन की खराब स्थिति का फायदा उठाते हुए स्वतंत्रता आंदोलन का आह्वान किया चाहिए और यह एक शुभ अवसर है। गांधी जी उनकी बातों से सहमत नहीं हुए। 2 अक्टूबर 1943 को गांधी जी के जन्मदिवस पर बैंकॉक से अपने प्रसार में उन्होंने गांधी जी की प्रशंसा की और अपनी श्रद्धा प्रकट की और कहा कि भारत के प्रति महात्मा गांधी द्वारा दी गई सेवाएं एवं बलिदान अद्वितीय और अतुलनीय हैं, जिसके लिए उनका नाम हमारे राष्ट्रीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। यहाँ तक कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के ऐतिहासिक प्राप्ति के तरीके से भिन्न होते हुए भी उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के देश की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयासों की सराहना की। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के देश की स्वतंत्रता के लिए अथक प्रयासों को सराहना की। एक मौके पर गांधी जी ने सुभाष को लिखा कि देश के प्रति आपका प्रेम और आज़ादी की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय अदम्य एवं विलक्षण है। आपकी सजगता पारदर्शी है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के मौके पर गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। इस प्रकार गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने उनके सम्मुख सभी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। दोनों ने ईमानदारी पूर्वक अपने मतभेदों को स्वीकार किया। उनका आपसी संबंध सच्चाई, पारदर्शिता, बलिदान एवं पीड़ा पर आधारित था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अंत तक दोनों को एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदना एवं सम्मान था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। दक्षिण पंथ ने गोविंद बल्लभ पंत के प्रसिद्ध प्रस्ताव के माध्यम से अपना आक्रमण किया, जिसमें पुराने कार्यकारिणी में विश्वास व्यक्त किया गया था। विगत 20 वर्षों में अपनाई जाने वाली गांधीवादी नीतियों में आस्था की बात को दोहराया गया था और सुभाष चंद्र बोस से कहा गया था कि वे गांधी जी की इच्छानुसार अपनी नई कार्यकारिणी का चयन करें। पंत प्रस्ताव विषय समिति ने 133 के मुकाबले 218 मतों के भारी बहुमत से पारित हुआ। सुभाष के पक्ष की मौलिक कमजोरी विशेषतः वामपंथ के बिखराव के संदर्भ में तब प्रकट हुई जब 29 अप्रैल 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कलकत्ता बैठक में गांधी जी को यह चुनौती स्वीकार नहीं कर सके कि आप अपनी कमेटी का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। आखिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर फॉरवर्ड ब्लॉक के निर्माण की घोषणा की। 11 अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सुभाष चंद्र बोस को बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उन्हें 3 वर्ष तक कांग्रेस में किसी भी पद के लिए घोषित कर दिया गया। 1 सितंबर 1939 में युद्ध छिड़ जाने के बाद इस बात का भी खतरा हो गया था कि कांग्रेसी सरकारों को युद्ध विरोधी कांग्रेस प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध ही कई आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में घसीटा गया। इस प्रकार 29 से 30 अक्टूबर 1939 को साल प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, जो असंगत और अपरिहार्य था। महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वह युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को परेशान नहीं करेंगे। कांग्रेस की स्थिति। कांग्रेस ब्रिटेन की उम्मीद से कहीं अधिक फांसीवादी, नाजीवादी, सैन्यवाद तथा साम्राज्यवाद की विरोधी हो गई, किंतु युद्ध में कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव 2 आधारभूत मांगों पर आधारित था। पहला, युद्धोपरांत संविधान सभा की बैठक आहूत की जानी चाहिए जो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना का पर विचार करेगी, तथा दूसरा, अतिशी के केंद्र में किसी प्रकार की वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए।
वायसराय लिन लिथगो ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, किंतु कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए सरकार की उक्त मांगें मानना अत्यंत आवश्यक है। कांग्रेस कार्यसमिति की विवर्धा में आयोजित बैठक 10 से 14 सितंबर 1939। इस बैठक में भारत द्वारा ब्रिटेन को युद्ध में समर्थन देने के मुद्दे पर विभिन्न विचार प्रतिध्वनित हुए। गांधी जी इन्होंने मित्र राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। गांधी जी का मत था कि पश्चिम यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों और हिटलर का नेतृत्व स्वीकार करने वाले निरंकुशतावादी राज्यों में स्पष्ट अंतर है। सुभाष चंद्र बोस और समाजवादी, इनका तर्क था कि चूंकि यह युद्ध साम्राज्यवादी है और दोनों पक्ष अपने अपने औपनिवेशिक हितों के लिए युद्धरत हैं, फलतः किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस को इस स्थिति का लाभ उठाकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए तुरंत सविनय आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। नेहरू ने फांसीवाद और लोकतंत्र के बीच स्पष्ट भेद प्रकट किया। उनका दृष्टिकोण यह था कि फ्रांस, ब्रिटेन और पोलैंड पक्ष स्पष्ट न्यायोचित है, किंतु कांग्रेस और ब्रिटेन साम्राज्यवादी नीतियों वाले देश हैं और द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूंजीवाद के गहराते हुए अंतर्विरोधों का परिणाम है। अतः भारत को स्वतंत्र होने से पूर्व ना ही युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए और ना ही ब्रिटेन की परेशानियों का लाभ उठाकर आंदोलन प्रारंभ करना चाहिए। कांग्रेस कार्यसमिति ने प्रस्ताव पारित कर फांसीवाद और नाजीवाद की भत्सर्जना की। प्रारंभ में कहा गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता जो प्रत्यक्षतः लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद उसे ही स्वतंत्रता से वंचित रखा गया हो। दूसरा, यदि ब्रिटेन प्रजातांत्रिक मूल्यों और स्वाधीनता को करना चाहिए। तीसरा है, सरकार को अतिशीघ्र ही अपने युद्ध के उद्देश्यों को सार्वजनिक बनाना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि भारत पर किस तरह के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को लागू किया गया था। कांग्रेस का नेतृत्व ब्रिटिश सरकार और वायसराय को पूरा मौका देना चाहता है। सरकार की प्रतिक्रिया। ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया आंतरिक तौर पर नकारात्मक थी। लिन लिथगो ने अपने वक्तव्य में 17 अक्टूबर 1939 मुस्लिम लीग तथा देशी रियासतों को कांग्रेस के विरुद्ध उकसाने की कोशिश की। इस अवसर पर सरकार ने ब्रिटेन के युद्ध पर इससे अधिक कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि ब्रिटेन भेदभावपूर्ण आक्रमण का प्रतिरोध कर रहा है। भविष्य के लिए यह वायदा किया कि युद्धोपरांत सरकार भारत के कई दलों, समुदायों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली शक्तियों तथा भारतीय राजाओं के इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेगी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में किस प्रकार के संशोधन किए जाएं। आवश्यकता पड़ने पर विचार पर परामर्श लेने के लिए सरकार एक परामर्श समिति का गठन करेगी। सरकार की गुप्त कार्यनीति। लिन लिथगो का वक्तव्य वास्तविकता से विचलन नहीं अपितु सामान्य ब्रिटिश योजना का हिस्सा था, जिसके अनुसार युद्ध से फायदा उठाकर खोए हुए उस आधार को पुनः प्राप्त करना जो कि कांग्रेस के प्रयासों के कारण सरकार के हाथ से निकल गया था। सरकार की नीति थी कि कांग्रेस को सरकार के साथ विवादों में उलझा दिया जाए, तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों का उपयोग सत्ता को और स्थायी बनाने में किया जाए। इसी नीति के तहत युद्ध की घोषणा के उपरांत 1935 के अधिनियम के संशोधन पर केंद्र ने राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करने के असाधारण अधिकार प्राप्त कर लिए। जिस दिन युद्ध की घोषणा की गई उसी दिन नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता के दमन हेतु सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश तैयार किया गया।
भारतीय शौचालय अध्यादेश देश पर थोप दिया। मई 1940 में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित एक अति गुप्त अध्यादेश तैयार किया गया। इसका उद्देश्य कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले आंदोलन को कुचलना था। इसके पीछे सरकार की मंशा थी कि वह कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए किसी भी आंदोलन को आसानी से दबा सके तथा भारतीयों की सहानुभूति भी प्राप्त कर सके। सरकार का मानना था कि यह अध्यादेश उदारवादियों एवं वामपंथियों की सहानुभूति प्राप्त करने में सहायक होगा और सरकार कांग्रेस की छवि को जापान एवं जर्मनी समर्थक दल के रूप में प्रस्तुत करने में सफल हो जाएगी। ब्रिटिश भारतीय सरकार की दमनकारी एवं भेदभाव मूलक नीतियों का इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं भारतीय सचिव जेटलैंड ने पूर्ण रूपेण समर्थन किया। जेटलैंड ने तो कांग्रेस को विशुद्ध हिंदूवादी संगठन तक घोषित कर दिया। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि ब्रिटिश सरकार युद्ध के पूर्व या पश्चात अपनी उपनिवेशवादी पकड़ में किसी भी प्रकार की ढील नहीं देना चाहती और कांग्रेस से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने की मंशा रखती है। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय जनमानस की उपेक्षा तक कांग्रेस के प्रति उनके सहानुभूतिपूर्ण रवैये की गांधी जी ने बड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार की भारत संबंधी घोषणा यह दर्शाती है कि ब्रिटेन का बस चले तो वह भारत में लोकतंत्र कभी न आने दें। अल्पसंख्यक और विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्येक अल्पसंख्यक तथा विशिष्ट वर्ग के हितों की रक्षा करेगी, बशर्ते उनके दावों का देश की स्वाधीनता के मुद्दे से कोई टकराव नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सरकार द्वारा त्यागपत्र का निर्णय। 23 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वायसराय के वक्तव्य को पुराने साम्राज्यवादी नीति का ही हिस्सा बताकर अस्वीकार कर दिया गया। युद्ध का समर्थन न करने का निर्णय किया गया। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों को त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया। जनवरी 1940 में लिनलिथगो ने घोषणा की थी कि युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेट्स की स्थापना भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति का मुख्य लक्ष्य है। भारतीय राजनीति पर युद्ध के प्रभाव। 1938-39 में फांसीवादी आक्रमण के प्रति भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया बेहद तीव्र थी। ब्रिटेन विरोधी कांग्रेसी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद विरोधी तथा फांसीवाद विरोधी वाम अंतर्राष्ट्रीयवाद दोनों ही फांसीवाद आक्रमण तथा चैम्बरलेन की तुष्टीकरण की नीति की भत्सरचना में अग्रणी रहे। 3 सितंबर 1939 को भारत की इच्छा के विरुद्ध ब्रिटेनियों से युद्ध में शामिल कर लिया। राष्ट्रवादियों द्वारा युद्ध में शामिल होने की शर्तों पर ब्रिटेन की नकारात्मक प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवादियों ने निष्क्रिय सविनय अवज्ञा के साथ प्रतिक्रिया प्रकट की, लेकिन कांग्रेस के वाम पक्ष ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर एक जुझारू युद्ध विरोधी संघर्ष के लिए विचार किया। रूस पर जर्मनी के आक्रमण और जापान द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के अधिग्रहण से भारतीय परिस्थिति में नाटकीय परिवर्तन आए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गहन वाद विवाद के पश्चात जनवरी 1942 में फासिस्ट विरोधी जनयुद्ध और मित्र राष्ट्रों के युद्ध प्रयासों के समर्थन में खुलेआम सामने आई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो के रूप में जुझारू प्रतिक्रिया जाहिर की। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन पूरे भारत में फैल गया, लेकिन 1942 के अंत तक ब्रिटिश नौकरशाही ने आंदोलन को कुचल दिया। देशव्यापी जनाक्रोश के विरुद्ध कम्युनिस्ट साहसपूर्ण तरीके से फांसीवाद के विरुद्ध कार्य करते रहे। भारत में युद्ध के भयावह आर्थिक परिणाम मुद्रास्फीति, बाजार में व्यक्तियों की कमी, कालाबाजारी और भ्रष्टाचार था। 1943 का अकाल, जिससे बंगाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए, सांप्रदायिकता के बढ़ने से पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग और औपनिवेशिक शासकों के साथ समझौते के लिए कांग्रेस को प्रयास भारत के युद्ध के पश्चात ये राजनीतिक वातावरण की ओर संकेत करते हैं। हालांकि किसानों और मजदूरों और साम्राज्यवाद विरोधी, जमींदार विरोधी और पूंजीपति विरोधी जुझारू संघर्ष एवं 1945-46 के नाविक विद्रोह ने पूर्व स्वतंत्रता की प्रक्रिया एवं साथ साथ सामाजिक क्रांति को प्रोत्साहित किया, लेकिन 1945 से 47 के दौरान
जनता सांप्रदायिक विध्वंस और विभाजन की तनावपूर्ण स्थिति के जीवन जीने के लिए व्यवस्थित। त्वरित जन सत्याग्रह के मुद्दे पर बहस। अक्टूबर 1939 में निम्नलिखितों की घोषणा के पश्चात त्वरित जन सत्याग्रह छेड़ने के मुद्दे पर एक बार पुनः बहस शुरू हो गई। गांधी जी एवं उनके समर्थक तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि मित्र राष्ट्रों का पक्ष न्यायोचित है। सांप्रदायिक संवेदनशीलता एवं हिंदू मुस्लिम एकता के अभाव में सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो सकते हैं। संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है और तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल हैं एवं जनता अभी किसी भी प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार नहीं है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि सांगठनिक रूप से कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए, जनता के राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाए, उसे तुरंत संघर्ष हेतु तैयार बनाया जाए, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाए, उसे संघर्ष हेतु तैयार बनाए तथा सरकार से तब तक विचार विमर्श किया जाए जब तक यह सार्वजनिक ना हो जाए कि विचार विमर्श से समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। इसके लिए औपनिवेशिक शासन जिम्मेदार है। इसके पश्चात ही आंदोलन आरंभ किया जाना चाहिए। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन मार्च 1940 में पारित किए गए प्रस्ताव में गांधी जी तथा उनके समर्थकों के इन विचारों का पूर्ण महत्ता प्रदान की गई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जैसे ही कांग्रेस संगठन संघर्ष के योग्य हो जाता है या फिर परिस्थितियां इस प्रकार बदल जाती हैं कि संघर्ष निकट दिखाई दे, वैसे ही कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉरवर्ड ब्लॉक कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी तथा रायवादियों इत्यादि वामपंथी समूहों का तर्क था कि यह युद्ध एक साम्राज्यवादी युद्ध है तथा यही उचित समय है जबकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध चारों ओर से युद्ध छेड़कर स्वतंत्रता हासिल कर ली जाए। इनका मानना था कि जनता संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है तथा सिर्फ आंदोलन प्रारंभ किए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। इन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस संगठन की कमजोरी और सांप्रदायिक कटुता जैसी समस्याएं अवश्य विद्यमान हैं, किंतु जनसंघर्ष के प्रवाह में ये सारी समस्याएं बह जाएंगी। इन्होंने तर्क दिया कि संगठन संघर्ष के पहले तैयार नहीं किया जाता, अपितु इसका निर्माण संघर्ष प्रारंभ करने के पश्चात होता है। फलतः कांग्रेस को अतिशीघ्र आंदोलन प्रारंभ कर देना चाहिए। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने इस बात का प्रस्ताव रखा कि यदि कांग्रेस शीघ्र ही सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुद्दे पर अपना साथ नहीं देती तो वामपंथी उससे नाता तोड़ लें तथा समानांतर कांग्रेस का गठन कर अपनी ओर से आंदोलन प्रारंभ करें। किंतु कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के इस प्रस्ताव में असहमति प्रकट की। जवाहरलाल नेहरू का झुकाव दोनों पक्षों की ओर था। एक ओर उन्हें मित्र राष्ट्रों के साम्राज्यवादी चरित्र का एहसास था, तो दूसरी ओर वे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे यूरोप में नाजीवाद के समर्थक हिटलर की विजय आसान हो जाए। एक ओर उनकी संपूर्ण मंशा और राजनीतिक चिंतन त्वरित आंदोलन प्रारंभ किए जाने का उद्धत परिलक्षित हो रहा था, तो दूसरी ओर वे नाजी विरोधी संघर्ष और जापान विरोधी संघर्ष को दुर्बल बनाए रखने के पक्षधर की ओर थे। जवाहरलाल नेहरू ने अंत में कांग्रेस नेतृत्व और गांधी जी के बहुमत का समर्थन करने का ही निर्णय किया। पाकिस्तान प्रस्ताव, लाहौर, मार्च 1940।
23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार करने में खलीक उज़्मा, फजल उल हक और सिकंदर हयात खां ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव को फजल उल हक ने प्रस्तुत किया और खलीक उज़्मा ने इसका अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक स्थिति में एक दूसरे से लगे हुए प्रदेश आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि वहाँ मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। जैसे ही भारत में उत्तर पश्चिमी और पूर्वी प्रदेशों को मिलाकर एक स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए और उनमें सम्मिलित प्रदेश प्रभुसत्ता संपन्न और स्वशासी हों तथा जिन राज्यों में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं वहां उनके हितों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपबंध हों। अगस्त प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध के में हिटलर की असाधारण सफलता और बेल्जियम, हॉलैंड एवं फ्रांस के पतन के पश्चात ब्रिटेन की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। फलतः ब्रिटेन ने समझौतावादी दृष्टिकोण की नीति अपनाई। युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार प्रस्ताव में निम्न प्रावधान थे। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स मुख्य लक्ष्य, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार। युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धाराओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। संविधान ऐसा होगा कि रक्षा अल्पसंख्यकों के हित, राज्यों के संधियां तथा अखिल भारतीय सेवाएं इत्यादि मुद्दों पर भारतीयों के अधिकार का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसे किसी संस्था को शासन सौंप देगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। उक्त आधारों पर भारतीय सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। नेहरू जी ने कहा, डोमिनियन स्टेट्स का मुद्दा पहले ही अप्रासंगिक हो चुका है। गांधी जी ने घोषणा की, अगस्त प्रस्तावों के रूप में सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उनसे राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार के बीच खाई और चौड़ी हो गई। यद्यपि मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों के संबंध में दिए गए आश्वासन का स्वागत किया, किंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार न किए जाने के कारण उनमें भी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। लीग ने घोषणा की कि भारत का विभाजन ही गतिरोध के हल का एकमात्र उपाय है। मूल्यांकन। प्रस्ताव में प्रथम बार भारतीयों द्वारा स्वयं एवं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई तथा कांग्रेस की संविधान सभा गठित करने की मांग को स्वीकार किया गया। डोमिनियन स्टेट्स के मुद्दे को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर भारतीयों को प्रथम बार बहुमत दिया गया, किंतु रक्षा, वित्त एवं गृह जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी अंग्रेजों का वर्चस्व बना था। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी गठन किया गया जिसका गठन संबंधित विषय पर सलाह देना था। व्यक्तिगत सत्याग्रह।
अगस्त प्रस्ताव के बाद भारत की परिस्थिति में जो प्रगति हुई उसके पश्चात सरकार ने अड़ियल दबाव अपना लिया तथा घोषित किया कि कांग्रेस जब तक मुस्लिम नेताओं के साथ किसी तरह के समझौते को मूर्त रूप नहीं देगी तब तक वह भारत के किसी प्रकार के संवैधानिक सुधार संभव नहीं है। सरकार एक के बाद एक अध्यादेश जारी करते जा रही थी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता तथा सभा करने की, संगठन बनाने का अधिकार जैसे अधिकार धड़ाधड़ छीन रही थी। 1940 के अंत में कांग्रेस ने एक बार पुनः गांधी जी के कमान संभालने का आग्रह किया। इसके पश्चात गांधी जी ने ऐसे कदम उठाने प्रारंभ कर दिए जिससे उनकी अपनी व्यापक रणनीति के अंतर्गत जनसंघर्ष की भूमिका का निर्माण होता। उन्होंने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। इस रणनीति के तहत उन्होंने तय किया कि हर इलाके में कुछ चुने हुए लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करने के मुख्य लक्ष्य थे। पहला, यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य का अर्थ उनकी दुर्बलता नहीं लगाया जाना चाहिए। दूसरा, यह व्यक्त करना कि भारत के लोग युद्ध के पक्षधर नहीं हैं और न ही वो नाजीवाद एवं भारत के साम्राज्यवादी शासन में कोई फर्क समझते हैं। तथा तीसरा, कांग्रेस की मांगों की शांतिपूर्वक स्वीकार करने के लिए सरकार को एक और मौका देना। सत्याग्रहियों की मांग यह होगी कि युद्ध एवं युद्ध में भाग लेने के खिलाफ प्रचार करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे युद्ध विरोधी भाषण को दोहराएंगे तथा गांवों की ओर प्रस्थान करेंगे। तत्पश्चात गांव में ये अपना संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर मार्च का प्रयास करेंगे। इसी नीति के कारण ही इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो आंदोलन पड़ गया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने और इसके बाद जवाहरलाल नेहरू बने। मई 1941 तक लगभग 25,000 सत्याग्रहियों को सविनय अवज्ञा के लिए सरकार द्वारा दंडित किया जा चुका था। दिसंबर 1941 में कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर दिया गया। ये नेता भारतीय सीमाओं की रक्षा करने और मित्र राष्ट्रों की सहायता करने को आतुर थे। कांग्रेस कार्य समिति ने महात्मा गांधी तथा नेहरू जी की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत की रक्षा के लिए सरकार को इस शर्त पर सहयोग देने की पेशकश की गई थी, यदि युद्ध के पश्चात भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी तथा दूसरा, ब्रिटेन तुरंत ठोस रूप से सत्ता के हस्तांतरण पर राजी हो जाए। यह वही समय था जब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। गांधी जी ने नेहरू को अपना उत्तराधिकारी क्यों चुना? नेहरू एवं गांधी आधुनिकता, धर्म, ईश्वर राज एवं औपनिवेश एवं औद्योगिकरण के पूर्व विचारों में भिन्न थे। गांधी जो नेहरू है, नेहरू धर्म के प्रति उदासीन थे, जबकि गांधी जी ईश्वर में गहरी आस्था रखते थे। नेहरू जी का मानना था कि औद्योगिकरण ही भारत के व्याप्त अत्यधिक निर्धनता का एक समान समाधान है, जबकि गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का आह्वान किया। नेहरू समाज सुधार एवं निर्धनता उन्मूलन में आधुनिक राज्य की शक्ति में विश्वास करते थे, जबकि गांधी राज्य शक्ति को लेकर शांत शंका में थे और इसकी जगह व्यक्तियों एवं समुदायों की चेतना और इच्छा शक्ति में विश्वास करते थे। कई प्रकार की मत भिन्नता होने के कारण नेहरू गांधी जी का सम्मान करते हैं और गांधी अपने पुत्रों से अधिक नेहरू पर विश्वास करते हैं। दोनों गुरु शिष्य की मूलभूत समानताएं थीं। दोनों ही देशभक्ति की समावेशी और समग्र भाव से देखते थे। उन्होंने भारत को किसी विशेष जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र की अपेक्षा समग्र रूप से देखा। दोनों ही अहिंसा और लोकतांत्रिक सरकार में विश्वास करते थे। राजमोहन गांधी ने अपनी पुस्तक द गुड वुडमैन में लिखा कि गांधी ने अपने विकल्प के तौर पर नेहरू को स्वीकार किया क्योंकि नेहरू जी ने बेहद विश्वसनीय रूप से भारत के बहुलवादी एवं समावेशी स्वरूप
से भारत के बहुरूपी एवं समावेशी स्वरूप को प्रतिबंधित किया, जिस पर महात्मा गांधी ने स्वयं बल दिया। अन्य विकल्प पटेल, राजाजी, आजाद, कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद कुछ हद तक वर्गीय हितों एवं सहबद्धता के प्रति झुके हुए थे, लेकिन नेहरू एक ऐसे हिंदू थे जिन पर मुसलमान भरोसा कर सकते थे, एक ऐसे उत्तर भारतीय व्यक्ति थे जिनका दक्षिण भारत में सम्मान होता था, और एक ऐसे पुरुष थे, महिलाएं जिनकी प्रशंसा किया करती थी। गांधी की तरह सच्चे अर्थों में नेहरू सचमुच में एक अखिल भारतीय नेता हैं, और उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में एक उत्तराधिकारी बनाने का एक बड़ा कार्य भी था कि उन्होंने भारतीयों को आशान्वित किया कि वह हर एक बेहद समृद्ध एवं शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्रिप्स मिशन भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारतीय ब्रिटिश संसद सदस्य और मजदूर सेना पर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मई 1942 में एक मिशन भारत भेजा। हालांकि इस मिशन का वास्तविक क्रिश्चियन लू को पता है। हालांकि इस मिशन का वास्तविक उद्देश्य युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्रदान करने हेतु उन्हें फुसलाना था। सर क्रिप्स ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रियता से समर्थन किया। क्रिप्स मिशन क्यों भेजा गया? जहां एक और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन को करारी हार का सामना करना पड़ रहा, वहीं दूसरी ओर भारत पर जापान के आक्रमण का भय दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जून 1941 जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया और उसे युद्ध में घसीट लिया। दिसंबर 1941 जापान ने पर्ल हार्बर स्थित अमेरिका बेड़े पर अचानक हमला कर दिया। मार्च 1942 जापान ने लगभग पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात रंगून को भी अधिग्रहित कर लिया, और इन परिस्थितियों में ब्रिटेन को भारत से समर्थन की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों अमेरिका, सोवियत संघ एवं चीन की ओर से यह दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करें। भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों का समर्थन देना स्वीकार कर लिया था कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन का तुरंत हस्तांतरण कर दिया जाए तथा युद्धोपरांत भारत को पूरी आज़ादी देने का वचन दिया जाए। मुख्य प्रावधान क्रिप्स मिशन के निम्न प्रावधान इस प्रकार थे। पहला, डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। यह संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण में स्वतंत्र होगा और संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों एवं संस्थाओं में अपनी भूमिका का खुद ही निर्धारित करेगा। दूसरा, युद्ध की समाप्ति के पश्चात ये संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। इसके कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे और कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तीसरा, ब्रिटिश सरकार संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा बनाए गए संविधान को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी। पहला, संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। देशी रियासतों को भी इसी प्रकार का अधिकार होगा तथा दूसरा, नवगठित संविधान निर्मात्री परिषद तथा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण तथा प्रजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए मुद्दे को आपसी समझौते द्वारा हल करेंगे। 4, उक्त व्यवस्था होने पर भारत की सुरक्षा संबंधी दायित्वों का निर्वहन ब्रिटेन करेगा, देश की सुरक्षा का नियंत्रण एवं निर्देशन करेगा और गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां पूर्ववत बनी रहेंगी। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों का पूर्ववर्ती प्रदेशों से भिन्न होना। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों
इसके पूर्ववर्ती प्रस्तावों से अनेक अर्थों में भिन्न है। पहला तो संविधान के निर्माण का अधिकार अब वास्तविक तौर पर भारतीयों के हाथों में था। संविधान निर्मात्री सभा के गठन हेतु एक ठोस योजना बनाई गई थी। प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का विकल्प दिया गया था। यह व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों का विभाजन सुनिश्चित करती थी। स्वतंत्र भारत के लिए यह अधिकार सुनिश्चित किया गया था कि उसे राष्ट्रमंडल से पृथक होने का अधिकार होगा। भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी का भरपूर अवसर प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया था। क्रिप्स मिशन क्यों असफल हुआ? क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रवादियों को संतुलित करने में असफल रहे तथा साधारण तौर पर भारतीयों के किसी भी वर्ग की सहमति प्राप्त नहीं कर सके। विभिन्न दलों तथा समूहों ने अलग अलग आधार पर इन प्रस्तावों का विरोध किया। कांग्रेस ने निम्न आधार पर प्रस्तावों का विरोध किया। पहला, भारत को पूर्व स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा किए जाने की व्यवस्था। नंबर 2, देशी रियासतों को प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था। तीसरा, प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने तथा पृथक संविधान बनाने की व्याख्या, जो कि राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध थी। चौथा, सत्ता के तुरंत हस्तांतरण को योजना का अभाव तथा प्रतिरक्षा के मुद्दे पर वास्तविक भागीदारी की व्यवस्था का न होना। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता पूर्ववत थी तथा गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख बनाने की मांग को स्वीकार न किया जाना। कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन के संदर्भ में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु अधिकृत किया गया था। मुस्लिम लीग ने भी क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके लिए निम्न तर्क दिए। पहला, एकल भारतीय संघ की व्यवस्था का होना उसे स्वीकार नहीं था। दूसरा, संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का जो आधार सुनिश्चित किया था वह भी स्वीकार नहीं था तथा प्रांतों के संघ से पृथक होने तथा उनका पृथक संविधान बनाने की जो विधि निर्धारित की गई थी उससे भी लीग असहमत थी। तीसरा, प्रस्तावों में मुसलमानों के आत्मनिर्भर के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। अन्य दलों ने भी प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिए जाने का विरोध किया। उदारवादियों का मानना था कि प्रांतों को संघ से पृथक होने का विकल्प देना भारत की एकता एवं सुरक्षा के विरुद्ध था, किंतु हिंदू महासभा ने भी इस प्रकार के प्रावधान की आलोचना की। दलितों ने अनुमान लगाया कि विभाजन के पश्चात उन्हें बहुसंख्यक हिंदुओं की कृपा पर जीना पड़ेगा। सिखों का विरोध इस बात पर था कि विभाजन होने पर पंजाब उससे छिन जाएगा। अंग्रेजों ने कहा कि यह योजना 1940 के अगस्त प्रस्तावों का ही एक रूप है जिसे अधिक स्पष्ट किया गया है। उसका उद्देश्य उस पुराने प्रस्ताव का अतिक्रमण करना नहीं है। अंग्रेजों की इस घोषणा से सरकार के प्रति शंका और बढ़ गई। क्रिप्स द्वारा प्रस्तावों को आगे आकर भारतीयों के विश्वास जीतने में असफलता था। उनका यह कहना कि इसे स्वीकार करो या छोड़ दो गतिरोध में सबसे प्रमुख कारण थे। प्रारंभ में क्रिप्स ने मंत्रिमंडल के गठन तथा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की बात करी, किंतु बाद में भी अपनी बातों से मुकर गए और कहने लगे कि उनका आशय केवल कार्यकारिणी परिषद के विस्तार से था। प्रांतों के विलय या पृथक होने की व्यवस्था का प्रावधान अस्पष्ट था। संघ से पृथक होने के प्रस्ताव का विधानमंडल ने 60% सदस्यों द्वारा अनुमोदन किया गया। आवश्यक किया जाना आवश्यक था। यदि इस प्रस्ताव का 60% से कम सदस्य समर्थन करेंगे तब इसे प्रांत के वयस्क पुरुषों के सामान्य बहुमत में पारित होना आवश्यक होगा। यह व्यवस्था विशेष रूप से पंजाब एवं बंगाल के हिंदुओं के लिए हानिकारक थी, भले ही वे भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। मिशन के प्रस्तावों से यह भी स्पष्ट था कि सत्ता के हस्तांतरण संबंधी प्रस्तावों को कौन लागू करेगा और कौन इसकी व्याख्या करेगा। ब्रिटिश सरकार की वास्तविक मंशा यह थी कि क्रिप्स मिशन सफल न हो, क्योंकि वह भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण तथा देश की प्रतिरक्षा संबंधी जिम्मेदारी में भागीदारी दोनों से के विरुद्ध थी। उधर चर्चिल, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एमरी, विदेश मंत्री लिनलिथगो, वायसराय
तथा बेवेल कमांडर इन चीफ भी नहीं चाहते थे कि क्रिप्स मिशन सफल हो। वायसराय के वीटो निषेधाधिकार के मुद्दे पर स्टीफन क्रिप्स और कांग्रेस के नेताओं के मध्य बातचीत टूट गई। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। इट वॉज पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक। जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्तावों के संदर्भ में कहा कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। इस प्रकार स्टीफन क्रिप्स भारतीयों को निराशा एवं असमंजस के वातावरण में छोड़कर वापस इंग्लैंड लौट गए। भारतीय जो अभी भी फांसीवादी आक्रमण के पीड़ितों के प्रति पूरी सहानुभूति की तस्वीर अपने मनो मस्तिष्क में सजोए हुए थे, अंग्रेजी सरकार के रवैये में खुद को छला हुआ महसूस करने लगे थे। अब भारतीयों ने यह मानना प्रारंभ कर दिया कि वर्तमान परिस्थितियां असहनीय बन चुकी हैं तथा साम्राज्यवाद पर अंतिम प्रहार करना आवश्यक हो गया है। प्रमुख विचार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहता है कि क्रिप्स के प्रस्तावों ने हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम अपने प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हो सकता है कि भविष्य में भी हम पर आशासन किया जाता रहे। यदि अंग्रेज भारत में से वापस चले जाएं तब हमें नया आंदोलन प्रारंभ नहीं करना चाहिए। विश्व युद्ध ने कांग्रेस को एक सुअवसर प्रदान किया है कि वह अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लें। ये हमें केवल आश्वासन पर निर्भर रहकर इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सब कहा है। और विंस्टन चर्चिल के विचार थे कि मैं महामहिम सम्राट का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं उनके साम्राज्य को ख़त्म कर दूँ या नुकसान पहुँचाऊँ। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय 22 ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।